बोरिंग हो जाता है वैसे लेक्चर जो है ना, अगर मैप वगैरह हो ना तो फिर बंदा जरा इंटरेस्ट लेता है थोड़ा सा। Okay, as you can see on the map, Pakistan is located at that time was located on a very close proximity with Soviet territories. Soviet territories उस वक्त ये सारा जो सेंट्रल एशिया था that was part of Soviet Union. और पाकिस्तान का बॉर्डर था अफगानिस्तान के साथ, और वहां से आप देख सकते हैं कि ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और उज्बेकिस्तान दे शेयर्ड बॉर्डर विद अफगानिस्तान। सो पाकिस्तान के जरिए से सोवियत यूनियन की जो टेरिटरीज हैं वहां पे स्पाइंग करना वाज पॉसिबल, वाज मच इजियर फॉर देम। तो उन्होंने क्या किया, इनिशियली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दे सॉट अ बेस इन पाकिस्तान, और उन्होंने शुरू में जो लियाकत अली खान साहब थे हमारे प्राइम मिनिस्टर, उनको रिक्वेस्ट की टू प्रोवाइड देम अ बेस इन पाकिस्तान सो दे कैन spy on Soviet Union. लेकिन लियाकत अली खान साहब, he was a man of words and he denied. He said, no, we are not going to be party to any such adventurism and we are not going to allow you. लेकिन उसके बाद आपको पता है उनको असैसिनेट करवा दिया गया, जिसके अंदर भी CIA का रोल नजर आता है। अच्छा, तो उनकी वफात के बाद कुछ सालों बाद उनको अमेरिकन को हमने वो बेस प्रोवाइड कर दी, बड़ा बेर में, पेशावर में। वी प्रोवाइडेड देम अ बेस। वहां से वो स्पाइंग करते थे सोवियत यूनियन की टेरिटरीज के ऊपर। ठीक है, तो ये जो इनिशियल पीरियड था हमारा, इसके अंदर अमेरिका यूज्ड पाकिस्तान अपने इंटरेस्ट के लिए, ताकि वो सोवियत यूनियन की जो टेरिटरीज है उनको ऊपर स्पाइंग कर सके, उनकी मिसाइल साइट्स को देख सके, उनकी बैलिस्टिक मिसाइल साइट्स को देख सके, और क्या क्या डेवलपमेंट चल रही है उसके ऊपर नजर रख सके। तो ये था फर्स्ट ईरा के अंदर जो मेन चीज थी, दैट वाज द मेन आइडिया था सोवियत यूनियन का और पाकिस्तान का और यूएस का, वो था कंटेनमेंट ऑफ द सोवियत यूनियन, कम्युनिज्म। और इसके अंदर दोनों जो कंट्रीज थी, पाकिस्तान एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दे हैड कन्वर्जेंस एंड बोथ वांटेड टू कंटेन द एक्सपेंशन ऑफ सोवियत यूनियन, और उसकी जो कम्युनिज्म की जो सोच है उसको रोकना। तो उसके अंदर पाकिस्तान देन प्लेड अ रोल एंड पाकिस्तान प्रोवाइडेड देम अ बेस इन बड़ा बेर, पेशावर। अच्छा, उसके बदले में अमेरिका प्रोवाइडेड अस विद सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस. We needed security and economic assistance because, as I told you before, that we were facing two-pronged threats from India and Afghanistan. तो उस चीज को मिटिगेट करने के लिए हमने अमेरिकन लेड जो कुछ अलायंसेस थे उनको हमने ज्वाइन कर लिया, सीटो एंड सेंटो वगैरह। और उनको ज्वाइन करने का जो मकसद था वो यही था कि हमें जो थ्रेट्स हैं इमीडिएट, एज यू कैन सी इन दिस स्लाइड, ये वो कुछ एग्रीमेंट्स थे जो कि हमने किए अमेरिकन के साथ, और उनके लेड कुछ अलायंसेस थे, एंड वी जॉइन दीज अलायंसेस। और पर्पस इन अलायंसेस का ये था टू डिटर इंडिया एंड अफगानिस्तान फ्रॉम एनी एडवेंचरिज्म, बात हुई है, अच्छा, फ्रॉम एनी एडवेंचरिज्म अगेंस्ट पाकिस्तान। तो उस चीज को मिटिगेट करने के लिए देन वी जॉइन दीज अलायंसेस। अच्छा, तो उसके बाद फिर जनाब ये हुआ कि पाकिस्तान ने एक तो ये अलायंसेस ज्वाइन किए, दूसरा हमें सिक्योरिटी असिस्टेंस प्रोवाइड किया अमेरिका ने इन द इनिशियल पीरियड, जिसकी वजह से हमने अपनी जो डिफेंस था उसको काफी ज्यादा थोड़ा सा मजबूत किया, एंड उसकी हमें काफी ज्यादा फिर हेल्प मिल गई, और हमने मिटिगेट किया अफगानिस्तान का, और जो उसका थ्रेट था इंडिया की तरफ से जो हमें थ्रेट्स है उसको हमने मिटिगेट किया फॉर द टाइम बीइंग। इस दौर में जो अयूब खान का इरा था, इसके अंदर पाकिस्तान अचीव्ड ह्यूज, यू कैन से, पाकिस्तान फेस इंडस्ट्रियल रिवाइटलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी, और हमारी इकोनॉमी ने काफी ग्रो किया इसके अंदर। और उसकी रीजन ये थी कि पाकिस्तान कोऑपरेटेड विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका केम अप विद इकोनॉमिक असिस्टेंस, जिसकी वजह से हमने कुछ 5 साल कुछ प्रोग्राम थे उनको लॉन्च किया। और इस दौर के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, एक। नंबर 2, पाकिस्तान ने अपनी सिक्योरिटी को भी इंप्रूव किया। अच्छा, लेकिन इसके अंदर कुछ 3 ऐसे एरियाज थे, 3 ऐसे इश्यूज थे जिसकी वजह से हमारी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ डाइवर्जेंस हुई। और उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट इशू था, दैट वाज U2 इंसिडेंट। U2 वाज अ स्पाई प्लेन, जो मैंने आपको बताया कि अमेरिका ने एक बेस ली पाकिस्तान से। U2 वाज देयर स्पाई प्लेन, एंड जिस तरह आजकल UAVs हैं, लेकिन उस वक्त ये वाला जो प्लेन था इसके अंदर इट वाज अ मैन्ड प्लेन, इसके अंदर बंदा उसको फ्लाई करता था, एक पायलट चाहिए होता था। तो वो जो पायलट था, ही टुक दिस प्लेन, और उसने सोवियत यूनियन की टेरिटरीज पे जाके स्पाइंग कर रहा था।
इनिशियली मैं आपको बताता चलूं कि सोवियत यूनियन हैड नो टेक्नोलॉजी टू शूट डाउन दीज टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हाई ऑल्टीट्यूड पे उड़ता था। तो 1-2 साल के बाद द सोवियट्स डेवलप्ड सच कैपेबिलिटी, सरफेस टू एयर मिसाइल कैपेबिलिटी, एंड दे शॉट डाउन U-2 aircraft. So when they shot down aircraft, automatically वो जो बंदा था उसको भी पकड़ लिया उन्होंने, गैरी पावर्स, ही वाज आल्सो अंडर कस्टडी। तो अमेरिका ने इनिशियली डिनाई किया कि जी हमने तो, हमारा तो ऐसा कोई जहाज नहीं था, और ये जहाज जो था सिर्फ मौसम के हालात पता देखने गया था। बट इट वाज शॉट डाउन बाय द सोवियत यूनियन, और वो जो पायलट को लेकर आए सामने, तो उस पायलट ने वहां पे आके डिक्लेयर किया कि नो, आई वाज अ अमेरिकन एजेंट एंड आई वाज स्पाइंग ऑन द सोवियत टेरिटरीज। तो ये जो चीज थी, इसने आगे चल के पाकिस्तान को बहुत ज्यादा हर्ट किया। सोवियत यूनियन के साथ हमने डायरेक्ट इशू, अपना प्रॉब्लम क्रिएट कर लिया और उसको अपना दुश्मन बना लिया। और सोवियत यूनियन, आपको पता है, इट वाज अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट, और उन्होंने पेशावर को एनसर्कल किया और उन्होंने पाकिस्तान को धमकी दी कि इफ नेक्स्ट टाइम अगेन सच थिंग्स हैपन, पेशावर वोंट बी ऑन द मैप ऑफ अर्थ। अब एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट की ये जो धमकी है पाकिस्तान जैसे स्टेट को, जो कि एक न्यूली इमर्ज कंट्री है और जो इतनी पावरफुल भी नहीं है कि वो उसको फेस कर सके। अमेरिका के लिए तो ठीक था, अमेरिका वाज अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट, और अमेरिकन्स कुड इजीली deter the Soviet Union. So it was possible for them, but it was not possible for Pakistan to withstand or challenge the Soviet Union. तो पाकिस्तान ने फौरन वो बेस खाली करवाई, और अल्टीमेटली अमेरिका जो है वो भी यहाँ से फिर निकल गया। उसके बाद 65 और 71 में अमेरिका ने हमारे ऊपर आर्म एम्बार्गोज लगा दिए, जो वी हैड वॉर्स विद इंडिया ऑन 65 एंड 71, जिसकी वजह से आपको मैं बताता चलूं कि अमेरिकन्स यूज्ड टू सप्लाई वेपन्स टू इंडिया एंड पाकिस्तान एज वेल। तो दोनों को वेपन सप्लाई करते थे। और जब जंगें हुई हमारी 65 में और 71 में, तो उसमें अमेरिकन ने हम दोनों को वेपन देने बंद कर दिए। लेकिन इंडिया को नुकसान नहीं हुआ उतना जितना हमें नुकसान हुआ, बिकॉज वी वर टोटली डिपेंडेंट ऑन द यूएस, एंड वी वर गेटिंग एयरक्राफ्ट फ्रॉम द यूएस, उसके बाद टैंक्स, उसके बाद बाकी आर्टिलरी और बाकी जो चीजें थी, स्मॉल आर्म्स, वो सारे हम यूएस से ले रहे थे, स्पेयर पार्ट्स वगैरह सब कुछ। जबकि इंडियंस, दे वर आल्सो गेटिंग वेपन्स फ्रॉम द रशियंस, तो उनको वहां से भी मिल रहा था, तो उनको तो मसला कोई नहीं हुआ इतना। लेकिन पाकिस्तान के साथ बहुत बुरी हुई। 65 की जो जंग थी उसके अंदर भी पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान ने अपने आप को डिफेंड किया, एंड वी टुक दिस मैटर टू दी फॉर द सीज फायर टू द यूएन, और हमने जाके यूएन को रिक्वेस्ट की कि सीज फायर करवाया जाए 65 में, जिसको हम आज योम दिफा के तौर पे मनाते हैं। यस, इट इज अ डिफेंस डे एंड वी डिफेंडेड वेल। लेकिन अगर वॉर कुछ अरसा प्रोलॉन्ग हो जाती तो इट वुड हैव बीन डिजास्टर्स फॉर पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के पास इतना असला, इतना फ्यूल, इतना लॉजिस्टिक्स नहीं थी कि पाकिस्तान कुड हैव प्रोलॉन्ग दिस वॉर। 71 में हमारा हाल ऑटोमेटिकली बुरा हो गया, बिकॉज इट वाज इन बिटवीन इंडिया था, और एक बड़ी दूर किस्म की हमारी जो टेरिटरीज थी ईस्ट पाकिस्तान की, वो टोटली उनको हम डिफेंस नहीं कर सकते थे, बिकॉज इट हैड ऑलरेडी अ बॉर्डर विद इंडिया, अबाउट 4000 किलोमीटर बॉर्डर विद इंडिया। तो इंडिया कुड इजीली मैनिपुलेट थिंग्स, और उन्होंने की मैनिपुलेशन। They supported Mukti Bahani, a terrorist group there, and they trained about 150,000 militants. और पाकिस्तान की जो अपनी फौज थी वहां पे टोटल 90,000 फोर्स थी, जिसमें लड़ने वाली फौज जो थी वो बहुत कम थी। तो that was the issue which was created. Guys, just give me 1 minute. I got a very important call. एक second. अच्छा जी, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे डाइवर्जेंसेस जो कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान हुई। तो ये जो दो जंगों के दरमियान आर्म एम्बार्गोज हुआ हमारे ऊपर। अब अमेरिका हमारा एलाई था, और उसके हमारे एलाई होने की जो उसने हमारा जो क्रूशल टाइम पे जो साथ था वो छोड़ दिया। तो फिर ऐसे एलाई का आपने क्या करना है। सो ये एक इशू था जिसके अंदर पाकिस्तान बड़ी बुरी तरह से पाकिस्तान को शिकस्त हुई 71 में।
और 71 के बाद फौरन बाद व्हेन जुल्फिकार अली भुट्टो टुक ओवर, he decided that Pakistan will go for nuclear weapons, और न्यूक्लियर वेपन की एक्विजिशन के लिए हमने दिन रात एक कर दिया उसके बाद, और 72 में डिसीजन लिया मुल्तान में, और उसके बाद हमने काम शुरू कर दिया न्यूक्लियर वेपन की एक्विजिशन के लिए. बट एट द सेम टाइम 1974 में इंडिया बिकेम अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट, एंड इंडिया कंडक्टेड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट, PNE जिसे कहते हैं, पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, और उसको स्माइलिंग बुद्धा भी नाम देते हैं ये लोग. अच्छा, जब इंडिया ने 74 में न्यूक्लियर टेस्ट किया और वो न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन गया, सो इट वाज चैलेंजिंग फॉर पाकिस्तान, and it was also challenging for the international regime, for the nuclear weapons. तो हुआ ये कि अमेरिकन ने ग्लेन अमेंडमेंट के नाम से एक अमेंडमेंट, एक लॉ पास किया, और जिसके अंदर उन्होंने ये लिखा कि जी अमेरिका इज नॉट गोइंग टू प्रोवाइड, along with America, दूसरे जो मुल्क हैं उसके allies, they are not going to provide any nuclear assistance to a country which is not signatory to NPT. तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान तो सिग्नेटरी नहीं था, और ना ही इंडिया सिग्नेटरी था. तो इंडिया तो न्यूक्लियर वेपन बना चुका था ऑलरेडी 74 में. मसला किसके लिए बना? मसला बना पाकिस्तान के लिए, एंड पाकिस्तान वाज इन सीरियस ट्रबल्स, और उन सैंक्शंस की वजह से पाकिस्तान कुड नॉट गेट न्यूक्लियर रिलेटेड मटेरियल फ्रॉम एनी कंट्री. तो वी हैड टू रिलाई ऑन ब्लैक मार्केट, और हमने बिट्स एंड पीसेस में जो भी था हमने कलेक्ट करना शुरू किया, बट स्टिल things were not good for Pakistan. So this was first era in which Pakistan faced these challenges. Yes. सर 79 में हमें वो जो जिसपे साइन करने को वो कह रहे थे, वो क्या व्हाट डिड इट से सर बेसिकली? यार वो NPT पे साइन करने के लिए आपको कह रहे थे. NPT पे आपकी जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है ना, ये बेसिकली 67 में इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया, 68 में इसको इन्फोर्स किया गया. और NPT क्या थी? NPT ये थी, इस पे भी वैसे हम एक लेक्चर कवर करेंगे, ये जब हम IR का पेपर कवर करेंगे ना, उसके अंदर NPT ये है कि इट्स अ न्यूक्लियर को जो उसमें कहा यह जाता है कि जो जितने भी मुल्क हैं, दे आर गोइंग टू डेवलप न्यूक्लियर जो एनर्जी है फॉर पीसफुल पर्पसेस ओनली, और वो उसको साइन जब कर लेते हैं NPT को, तो उसके अंदर हिसाब लिखा हुआ है कि दे आर नॉट गोइंग टू गो फॉर न्यूक्लियर वेपन्स, और वो जो न्यूक्लियर एनर्जी है, न्यूक्लियर मटेरियल है, उसको सिर्फ पीसफुल पर्पसेस के लिए यूज करेंगे. लाइक फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर में, लाइक फॉर एग्जांपल मेडिकल की जो भी ट्रीटमेंट होती है उसके अंदर, या फिर एनर्जी जो आप प्रोड्यूस करते हैं, बिजली वगैरह, ये सारा कुछ, तो उसको आप वेपन्स के लिए यूज नहीं करेंगे. तो NPT हमारे ऊपर वो बार बार अमेरिकन कहते रहे. 67 68 में साइन हुई, हमने नहीं साइन की कभी भी. हमने क्यों नहीं साइन की? क्योंकि हम कहते हैं कि इंडिया ब्रॉट न्यूक्लियर वेपन्स इन साउथ एशिया एंड इंडिया शुड साइन द ट्रीटी फर्स्ट. हम उसको रेसिप्रोकेट करेंगे बाद में, और हम कहते हैं इंडिया पहले साइन करे, क्योंकि इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन लाया. तो इंडिया साइन नहीं करता तो हम भी नहीं कर रहे. तो जब तक हम उसको साइन नहीं करते, हम हमारे बारे में वो कहा जाता है कि हम वी आर डिफैक्टो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स. और 68 से पहले जितनी भी कंट्रीज थी वो लीगल न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स, और बाकी जितनी भी वो इलीगल है. तो पाकिस्तान, इंडिया, इजराइल एंड नॉर्थ कोरिया, ये 4 मुल्क हैं जिन्होंने वो NPT साइन नहीं की. रिमेनिंग हैव साइंड इट. तो ये इशू था सारा. ठीक है, ओके सर. हाँ, इसके ऊपर हमारा वैसे सेपरेट एक लेक्चर भी है NPT के ऊपर. तो न्यूक्लियर का जब हम डिस्कस करेंगे ना, तो उसके अंदर वो सारी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे उसको, NPT को, कि उसकी क्या क्या क्लॉजेस हैं और वो क्यों नहीं साइन हो रही, क्या मसला है, क्या हम उसको, क्या हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसके ऊपर ना. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट. So this was the first era in which both countries had some convergences and some divergences, and both wanted to contain the Soviet Union. और उसके लिए उन्होंने कुछ स्टेप्स लिए. उसके बाद सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस पाकिस्तान को मिली, और अयूब का जो दौर था उसके अंदर काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट भी हुई. लेकिन कुछ हमारी डाइवर्जेंसेस भी थी, जैसे कि U2 इंसिडेंट था जिसके अंदर हमारी काफी डिप्लोमेटिक बैकलैश हुआ. और इसके अलावा वी आल्सो फेस्ड आर्म एम्बार्गोस बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि हमारा एलाई था. वी एक्सपेक्टेड दैट अमेरिका वुड हेल्प पाकिस्तान, बट दे डिड नॉट हेल्प व्हेन इट वाज नीडेड. और उसके बाद न्यूक्लियर रिलेटेड जो सैंक्शंस हमारे ऊपर लगी अंटिल 1979. तो ये सारी चीजें यहाँ तक चली. 1979 में सेकंड ईरा स्टार्ट होता है हमारा, और ये क्वेश्चन, एक सेपरेट क्वेश्चन भी था पाकिस्तान अफेयर में
कि what role Pakistan played during the Soviet jihad कह लें या Soviet operation कह लें या जो भी उस वक्त की इसको स्लोगन दिया गया. So what happened in 1979 that Afghanistan was ruled by a communist regime and Afghanistan predominantly is a Muslim country. तो वहां पे जो लोग थे they started agitating against the state. अब वो स्टेट जो थी दैट वाज अ कम्युनिस्ट रिजीम, और कम्युनिस्ट रिजीम जो थी, जितनी भी दुनिया में कम्युनिस्ट रिजीम्स हैं, सोवियत यूनियन ने कमिट किया हुआ था कि दे आर गोइंग टू सपोर्ट, दे आर गोइंग टू प्रोटेक्ट दोज रिजीम्स. और उन्होंने यहाँ पे भी जब बात हुई, जब प्रॉब्लम शुरू हुई अफगानिस्तान के अंदर, तो दे रिक्वेस्टेड द अफगान गवर्नमेंट एट दैट टाइम, दे रिक्वेस्टेड द सोवियत यूनियन कि जी हमें आप हेल्प करें कि हमारे मुल्क के अंदर इंसर्जेंसी है, हमें लोग तंग कर रहे हैं. तो क्रेमलिन के अंदर उनकी जो पार्लियामेंट है वहां भी ये डिस्कस हुआ कि जी हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए. तो मोस्ट ऑफ द सेनेटर्स इन द सोवियत क्रेमलिन उन्होंने कहा नहीं, हमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम वहां जाएंगे तो अमेरिकन वुड आल्सो कम देयर एंड इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू रिमेन इन अफगानिस्तान, बिकॉज अफगानिस्तान इज अ टफ कंट्री. अगर उसकी हिस्ट्री आप पढ़ें तो इट्स अ टफ रग्ड माउंटेनियस रीजन, और वहां पे जो गुरिल्ला वॉर फाइटिंग है उसको बड़े अच्छे तरीके से लड़ा जा सकता है बिकॉज ऑफ इट्स नेचुरल लोकेशन, ज्योग्राफी. अच्छा, लेकिन क्योंकि सोवियत यूनियन हैड कमिटेड कि जी वो सोवियत जो कम्युनिस्ट रिजीम्स है उनको सपोर्ट करेंगे, सो दे केम टू अफगानिस्तान. अच्छा, सिक्योरिटी के लिए बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने अपनी 40th आर्मी, एक 40th आर्मी उनकी बहुत बड़ी फौज का एक हिस्सा है, वो पूरी वो 40th आर्मी लेके पहुंच गए अफगानिस्तान एंड दे कॉन्कर्ड अफगानिस्तान. और पूरा जितना भी अफगानिस्तान था, उसकी एयर बेसिस थी सारी, मिलिट्री लोकेशन थी सारी, उसके ऊपर आके कब्जा कर लिया और कब्जा करके बैठ गए. जब कब्जा करके बैठ गए तो कार्टर एडमिनिस्ट्रेशन जो थी अमेरिका के अंदर, उन्होंने अप्रोच किया पाकिस्तान को पहले, और उन्होंने जनरल जिया को कहा कि वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू $400 million, तो तुम हमारे साथ काम करो. बट जनरल जिया टर्न डाउन देयर ऑफर, और उसने कहा कि दीज आर पीनट्स and we are not going to fight, we are not going to take पंगा with Soviet Union which is a mighty power. तो $400 million के लिए हम अब सोवियत यूनियन के खिलाफ पंगा लेने जाके, तो ही रिफ्यूज्ड. और उसको बड़ा कनिंग बंदा था, उसको आइडिया था कि अगली हुकूमत जो है ना वो रैगन की आने वाली है, और जब वो आएगी तो हमारे पास चांस अच्छा है कि हम अच्छा निगोशिएट कर सकते हैं रैगन के साथ. तो यही हुआ, कार्टर की एडमिनिस्ट्रेशन जैसे ही गई तो अगली हुकूमत जो आई, अगला जो प्रेसिडेंट आया अमेरिका का, he came up with hefty amount, और कोई $3.8 billion और फिर $4.8 billion के दो पैकेजेस लेकर वो बंदा उसने प्रोवाइड किए इनको, पाकिस्तान को. अच्छा, अब उसके अंदर ये हुआ कि अब अमेरिकन हैड देयर इंटरेस्ट इन अफगानिस्तान, और उनका जो प्राइमरी इंटरेस्ट था वो ये था कंटेनमेंट ऑफ द सोवियत यूनियन और उसको वहां से निकालना. तो उन्होंने पाकिस्तान को अप्रोच किया विद लॉट ऑफ मनी, और वो फंडिंग लेकर आए सारी. अच्छा, आइडिया क्या था पीछे? आइडिया ये था कि सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान से निकालना है और सोवियत यूनियन को यहाँ से किसी तरीके से भगाना है. पाकिस्तान के क्या थ्रेट परसेप्शन थी? पाकिस्तान की ये थ्रेट परसेप्शन थी कि सोवियत यूनियन में ओवररन पाकिस्तान, और ऐसा ना हो कि वो पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई कर दें और या पाकिस्तान को इतना कमजोर कर दे कि पाकिस्तान डिसमेंबर हो जाए, अफगानिस्तान और रशिया इंडिया के साथ मिलकर. प्रीवियसली मैंने आपको शायद नहीं बताया कि रशिया, इंडिया और अफगानिस्तान के साथ मिलके उन्होंने ऑलरेडी दे क्रिएटेड लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर पाकिस्तान. ग्रेटर पख्तूनिस्तान की बातें होती रही 50s में, और उसको रशिया, अफगानिस्तान और इंडिया सपोर्ट करते थे. बलोचिस्तान की, इंडिपेंडेंट बलोचिस्तान की बातें होती रही, उसके अंदर जो बलोच बच्चे थे उनको अफगानिस्तान में ट्रेनिंग मिलती रही, सोवियत यूनियन के अंदर उनको ट्रेनिंग मिलती रही, और सोवियत यूनियन उसको बाकायदा फंड भी करता रहा. तो ये 73 में बड़े शदीद किस्म का ऑपरेशन हुआ जिसको भुट्टो ने ईरान की मदद से उसको कर्ब किया था. तो सोवियत यूनियन की एक हिस्ट्री है जिसके अंदर उन्होंने रोल प्ले किया. और 71 की जंग आपको पता ही है कि 71 की जंग से पहले, एक साल पहले, सोवियत यूनियन फॉर्ज्ड अ ट्रीटी विद इंडिया, और उसके बाद फ्रेंडशिप ट्रीटी उन्होंने साइन की, जिसके अंदर उन्होंने ये साफ अल्फाज में कहा कि ये म्यूचुअल डिफेंस के लिए हम दोनों एक दूसरे के साथ खड़े होंगे एक्सटर्नल थ्रेट की सूरत में. अब ये वो रीजन थी जिसकी वजह से चाइना और अमेरिका का हमारी हेल्प को नहीं आ सके 71 में, क्योंकि रशिया वहां पे खड़ा था इंडिया के पीछे.
तो इंडिया डेफिनेटली, चाइना वाज अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट और अमेरिका भी न्यूक्लियर वेपन स्टेट था। तो रशिया वाज आल्सो, सोवियत यूनियन वाज आल्सो अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट, और वो अमेरिका और चाइना से कहीं ज्यादा बड़ी न्यूक्लियर वेपन स्टेट थी। उनके पास बहुत ज्यादा वेपन्स थे, बहुत ज्यादा उनके पास एक्सपेंडेड हथियार थे, सारा कुछ था। अमेरिका ने एक जो सबसे बड़ा बॉम्ब बनाया था 50 मेगाटन का, ट्रिनिटी, उसके मुकाबले में रशिया ने बनाया था जार बॉम्बा विच वाज 100 मेगाटन। तो आप खुद अंदाजा लगा लें कि रशिया वाज मच मच लीथल पावर देन दी चाइनीज एंड दी अमेरिकन। उस ट्रीटी की वजह से ये मुल्क हमारी मदद को नहीं आ सके एंड वी वर डिसमेंबर्ड। तो 79 में व्हेन सोवियत यूनियन केम टू अफगानिस्तान, तो पाकिस्तान के अंदर अलार्म बेल्स जो है वो बजने लग गई कि दे मे ओवररन पाकिस्तान। और पाकिस्तान वाज नॉट अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट। अच्छा, 71 में ऑलरेडी आप डिसमेंबर हो चुके थे, टाइनी सी आप रह गए थे थोड़े से, और उसके बाद भी आपकी इकोनॉमी भी फारिग थी और आपकी सिक्योरिटी भी फारिग थी। तो रशिया जो था वो इंडिया के साथ मिलके और अफगानिस्तान के साथ मिलके आपके साथ कुछ भी कर सकता। तो उस चीज के जो फियर्स थे उन्होंने भी पाकिस्तान को मजबूर किया कि पाकिस्तान शुड प्ले इन द हैंड्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और अमेरिका, NATO countries, 49 states, along with 22 Muslim countries led by Saudi Arabia and others, they came to Afghanistan, Pakistan, और पाकिस्तान, because Pakistan was a frontline state, तो पाकिस्तान ने वो रोल प्ले किया as a frontline state. अच्छा, न्यूट्रलिटी वाज नॉट द ऑप्शन एट दैट टाइम। आप ये आंखें बंद करके नहीं रह सकते थे कि सोवियत यूनियन आपके बॉर्डर में बैठा हुआ है और आप आंखें बंद करके बैठ जाए। नो, सोवियत यूनियन आपके लिए सीरियस क्राइसिस क्रिएट कर सकता था अगर आप प्रोएक्टिवली उसको मिटिगेट ना करते। So when Soviet Union came to Afghanistan, automatically America, along with NATO, 49 states, यूरोपियन जितने भी थे, प्लस चाइना, प्लस जापान, और उसके अलावा फिर आपके जितने भी ये कंट्रीज थी, मुस्लिम स्टेट्स, इनको सबको यहाँ पे उन्होंने इकट्ठा किया इन द नेम ऑफ इस्लाम। अच्छा, अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि क्यों ये सारे मुल्क यहाँ पे आए और ये क्या वाकई इस्लाम की खातिर आए? सो लेट मी टेल यू कि इस्लाम का नाम यूज किया गया, और क्यों यूज किया गया? इसलिए यूज किया गया कि अगर अफगानिस्तान का कह के बुलाते किसी को, तो why would an American come to Pakistan and fight against the Soviet Union in the name of Afghanistan? And why would Arab come to Pakistan and fight against the Soviet Union? And why would other countries like China and Japan would come and fight against the Soviet Union? क्या जरूरत थी, क्या मोटिवेशन थी? हाँ, इस्लाम was the motivation actually. और इस्लाम का उन्होंने नाम यूज किया, और उस जंग को अमेरिकन ने नाम दिया होली वॉर का, कि जी ये होली वॉर है। और इसके ऊपर जितना भी मटेरियल पब्लिश होता था वो अमेरिका में होता था और पूरी दुनिया में उसको बांटा जाता था। तो पूरी दुनिया से इन्होंने रिक्रूट इकट्ठे किए, जिसके अंदर उसामा बिन लादेन टाइप के लोग भी आए अफगानिस्तान से, जिसके अंदर अफ्रीका से, जिसके अंदर चाइना से, और जितनी भी मुसलमान स्टेट थी वहां से 2-2.5 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पे आए एज अ रिक्रूट। पाकिस्तान जो था वो फ्रंटलाइन स्टेट था, तो आपने भी यहाँ पे अपनी सोसाइटी को थोड़ा बहुत रेडिकलाइज किया, और उसका मकसद ये था कि सो यू कैन गेट मोर एंड मोर रिक्रूट्स। ठीक है। अच्छा, जब वो रिक्रूट्स आपने काफी सारे इकट्ठे कर लिए, उसके बाद जो सेकंड था वो थी फंडिंग, एंड दैट फंडिंग केम फ्रॉम अमेरिका अलॉन्ग विद वेल्दी नेशंस ऑफ मिडिल ईस्ट, और बाकी सबसे बहुत सारा पैसा आया। और उसके साथ फिर तीसरी चीज थी वेपन्स विच अमेरिका प्रोवाइडेड, ट्रेनिंग विच पाकिस्तान, ISI, MI6 और जितनी भी ये जो इंटेलिजेंस एजेंसी थी, CIA वगैरह, इन सब ने अंडर द अम्ब्रेला ऑफ CIA ट्रेनिंग प्रोवाइड की अफगानिस्तान के जो फाइटर्स थे उनको। अच्छा, इस जंग का जो आर्किटेक्ट था बेसिकली ही वाज जनरल अख्तर अब्दुल रहमान, ही वाज DG ISI एट दैट टाइम, एंड ही वाज वेरी कॉम्पिटेंट ऑफिसर। और क्योंकि हम अपने कल्चर को, इस रीजन को जानते थे और अफगानिस्तान की भी हमें नो हाउ थी, तो ही वाज द पर्सन हु एक्चुअली लेड दिस पर्टिकुलर फाइट। और उसने सोवियत यूनियन के खिलाफ जितनी भी ये जो जंग थी इसको बड़ा ऑर्गेनाइज किया। देयर वर 7 ऑर्गेनाइजेशन हु वर फाइटिंग अगेंस्ट द सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में, जो कि इल ऑर्गेनाइज किस्म के तरीके से लड़ रही थी। तो उन सबको एक पेज पर लेकर आया जनरल अख्तर अब्दुल रहमान, और उसने उन सबको चैनलाइज किया, उन 7 ऑर्गेनाइजेशंस को, उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए फंड्स, उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए वेपन्स,
उनको प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग प्रोवाइड की CIA के जरिए और बाकी जो एजेंसीज थी उनके जरिए से, और अल्टीमेटली उनको अनलीश किया सोवियत यूनियन के ऊपर। एंड देन द रेस्ट ऑफ द हिस्ट्री यू नो वेरी वेल। 85 तक सोवियत यूनियन वाज इन सीरियस मैस, बट दे वर स्टिल डोमिनेंट इन अफगानिस्तान, उनको हराया नहीं जा रहा था। और दूसरी तरफ जो मुजाहिदीन थे, या जो भी आप इनको नाम देना चाहें, अफगान फाइटर्स थे या जो भी थे, ये भी अपनी जगह पे डोमिनेट खड़े थे, और ये भी हार नहीं रहे थे। 100 मरता था तो 200 और आ जाता था। तो देयर वाज अ काइंड ऑफ स्टेलमेट काइंड ऑफ सिचुएशन इन 1985। एक चीज आई जिसने इस जंग का बिल्कुल जो तख्ता था वो उलट दिया, और वो क्या थी? दैट वाज स्टिंगर मिसाइल्स। US आर्मी डेवलप्ड स्टिंगर मिसाइल। इट वाज अ हीट सीकिंग मिसाइल, जो कि इंजन की जो एयरक्राफ्ट होता है ना, हेलीकॉप्टर या एयरक्राफ्ट, उसकी हीट जो इंजन है उसको वो अट्रैक्ट करता था और उसको जाके उसको हिट कर देता था। तो स्टिंगर इफेक्ट इसको नाम देते हैं लिटरेचर के अंदर भी, कि स्टिंगर इफेक्ट था जिसने बिल्कुल सोवियत यूनियन की जो जंग में उसकी डोमिनेंस थी उसको बिल्कुल खत्म कर दिया। एंड दे शॉट डाउन मोर देन 200 सोवियत हेलीकॉप्टर्स along with aircrafts, जिसकी वजह से उन्होंने अपने ऑपरेशन ही अबंडन कर दिए। दिन के टाइम वो निकलते ही नहीं थे। तो जब आपने एयरफोर्स को यूज नहीं करना तो ग्राउंड पे आप गुरिल्ला वॉरफेयर कैसे लड़ सकते हैं? तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम, और एयर सपोर्ट थी नहीं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड कि 88 में सोवियत यूनियन डिसाइडेड टू लीव अफगानिस्तान, एंड आफ्टर लूजिंग अबाउट 13,000 men दे डिसाइडेड टू लीव अफगानिस्तान, और वो अफगानिस्तान से उन्होंने अपना इनखला शुरू कर दिया। अच्छा, 92 में देयर वाज टोटल विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान, और सोवियत यूनियन अफगानिस्तान से आखिरी फौजी भी 92 में निकल गया। जैसे ही वो निकले 92 में, अमेरिका जो है वो भी अफगानिस्तान से निकल गया अलॉन्ग विद नेटो, और जितने भी बाकी मुल्क थे वो भी सारे निकल गए। अब अफगानिस्तान में क्या बचा? अब अफगानिस्तान में देयर वाज टोटल पावर वैक्यूम, और अफगानिस्तान में जो 7 ऑर्गेनाइजेशंस आपस में लड़ रही थी, और सॉरी उसके खिलाफ लड़ रही थी, सोवियत यूनियन के खिलाफ, दे स्टार्टेड फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर, और अफगानिस्तान का एक सिविल वॉर शुरू हो गया, एक मैस शुरू हो गया, टोटल मैस। ये वो मैस था जिसके अंदर से अहमद रशीद इज अवार्ड विनिंग राइटर, और उसने अमेरिका का एक बहुत बड़ा राइटर है, उसने किताब लिखी तालिबान मिलिटेंट ऑयल एंड इस्लाम। तो ये जो किताब थी, दिस वाज द फर्स्ट बुक ऑन तालिबान। तो 92 में अहमद रशीद के मुताबिक तालिबान इमर्ज हुए अब कंधार के अंदर। कंधार वाज द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान की जो डायनामिक्स हैं उनके अंदर तालिबान इमर्ज हुए। और उसके बाद तालिबान किस तरह से इमर्ज हुए? टू इंसिडेंट्स टुक प्लेस इन अफगानिस्तान, जिसके अंदर एक बच्चा था उसको अगवा किया एक वॉरलॉर्ड ने, और एक बच्ची थी उसको अगवा किया, और उनको बाजियाब करवाने के लिए एक मुल्ला जो था, मस्जिद का इमाम था कंधार में, he took some men, he gathered some men, और वो he fought against those warlords, and he retrieved a boy and a girl, और उनको वापस लेकर आया, और उसको पॉपुलैरिटी मिलती गई स्लोली एंड ग्रेजुअली। तो लोगों ने देखा यार ये तो बड़ा जबरदस्त बंदा है, और ये बड़ा कमाल किया, इसने लश्कर बना के गया और इसने वॉरलॉर्ड को हरा के बच्चे लेकर आया, तो अमेजिंग। तो एक पावर वैक्यूम जो था अफगानिस्तान में, उसके अंदर एक उनको होप नजर आई, और उस बंदे का नाम था मुल्ला उमर, जो कि तालिबान का बाद में अमीर बना। और स्लोली एंड ग्रेजुअली ये जो मुल्ला उमर की जो तंजीम थी तालिबान, ये इन्होंने स्लोली एंड ग्रेजुअली अफगानिस्तान पे कब्जा करना शुरू किया, एंड सूनर और लेटर मे बी विद इन 2-3 years by 97 they were controlling 75% of अफगानिस्तान। तो जितने भी पख्तून एरियाज थे, कंधार है या हेलमंड है, नूरिस्तान, कुनड़, पख्तिया, पख्तिका, लोगर वगैरह, इन तमाम एरियाज पे स्लोली एंड ग्रेजुअली 75% अफगानिस्तान पे तालिबान ने कंट्रोल कर लिया, एंड रिमेनिंग 25% was controlled by Ahmad Shah Massoud. Ahmad Shah Massoud led Northern Alliance, जो दूसरा एक गैंग था अफगानिस्तान में, जिसके अंदर नॉन पख्तून्स थे like Uzbek and Tajik and others. So this was the start point of Taliban, or Taliban became a dominant force in Afghanistan by 97. अच्छा, उसी वक्त तालिबान जो थे, they got political legitimacy from Pakistan, from Saudi Arabia and UAE.
तो आप क्वेश्चन अपने आप से करेंगे कि यार व्हाई दे सपोर्टेड तालिबान, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया या यूएई इन्होंने तालिबान को सपोर्ट क्यों किया, स्पेशली पाकिस्तान ने सपोर्ट क्यों किया तालिबान। तो आप एक चीज याद रखें कि 1947 में अफगानिस्तान रिफ्यूज टू एक्सेप्ट पाकिस्तान। उसके बाद जब उन्होंने एक्सेप्ट कर भी लिया तो उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारी कोशिशें जारी रखी 50s में 60s में, व्हेन दे वर स्ट्रॉन्गर पार्टी, कि किसी तरीके से हम ये जो रेयर लाइन वाला मामला है इसको खटाई में डाल के हम इन एरियाज पे कब्जा कर लें। बट ड्यू टू पाकिस्तान एंगेजमेंट विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और सिक्योरिटी असिस्टेंस की वजह से अफगानिस्तान कुड नॉट टेक दिस स्टेप। अब सिचुएशन ये थी, ये जो पाकिस्तान के अंदर ये जो सिक्योरिटी का थ्रेट था 1947 का, सिंस 1947 का, ये उनके पाकिस्तानियों के दिमाग से नहीं गया और ऑटोमेटिकली उन्होंने फिर देखा कि जी तालिबान जो हैं दे आर क्लोजर टू अस, दे आर पख्तून्स, दे आर क्लोजर टू अस, और ये ऐसी कोई डिमांड भी नहीं कर रहे ड्यूरल लाइन के ऊपर, हाँ साइन भी नहीं कर रहे लेकिन डिमांड भी नहीं कर रहे। मुशर्रफ दौर में इनको कहा गया तालिबानों को कि लेट्स साइन इट, ड्यूरल लाइन वाला मामला, तो इन्होंने रिफ्यूज कर दिया था। लेकिन एट द सेम टाइम दे नेवर रेज दिस इशू कि जी ड्यूरल लाइन वाला इशू है। उन्होंने साइन इस वजह से मैं भी नहीं किया कि जी दिस माइट बी देयर पॉलिटिकल फेलियर इन अफगानिस्तान, या फिर लोग शायद उनके खिलाफ ना हो जाएं, तो या फिर है तो अफगान ही बेसिकली उनके अंदर, तो ये चीज होगी कि यार कल जब मजबूत हो जाएंगे तो फिर उठा लेंगे ये मामला। बट एनीवेज जब तक तालिबान रहे अफगानिस्तान में, दे नेवर रेज दिस ड्यूरल लाइन इशू, नंबर वन। दे नेवर अटैक्ड पाकिस्तान, पाकिस्तान वाज नेवर अटैक्ड बाय अफगानिस्तान। लेकिन जब करजाई की हुकूमत आई और उसके बाद जब अशरफ गनी की हुकूमत आई, तो इस दौर में पाकिस्तान के ऊपर हंड्रेड्स ऑफ अटैक्स हुए बाय मिलिटेंट्स, और वो बाकायदा तौर पे हमारे कई जो 100 लोग थे सिक्योरिटी फोर्सेस के, हमारे जो लोकल्स थे, दे डाइड इन दोज अटैक्स। और इस इनसिक्योरिटी की वजह से ये जो बॉर्डर हमारे लिए पहले अच्छा बॉर्डर होता था, सिक्योर बॉर्डर होता था, और जिस बॉर्डर को सिर्फ लेवीज, खासादार और एफसी वगैरह कंट्रोल करते थे, we had to deploy more than 200,000 troops to protect this border. आज इस बॉर्डर को हम फेंस कर रहे हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा के, और क्या वजह थी इसकी? क्योंकि ये बॉर्डर आपका हॉस्टाइल बॉर्डर बन गया, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर वो रजीम नहीं थी जो आपको इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकती। तो ये जो इनसिक्योरिटी डायलेमा था पाकिस्तान के अंदर, इसने काफी ज्यादा चीजों को कॉम्प्लेक्स किया, और 97 तक अफगानिस्तान में जब तालिबान कंट्रोल करके बैठ गए, तो उस वक्त ऑटोमेटिकली जितनी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थी, स्पेशली अलकायदा, दे केम टू अफगानिस्तान फ्रॉम सूडान, और इन्होंने यहाँ पे आके शेल्टर लिया 98 में। उसके बाद IMU was another terrorist group, Islamic Movement of Uzbekistan, they came from to Uzbekistan, और ये जो ताजिकिस्तान और ये जो है ना दूसरा किर्गिस्तान, इनके दरमियान एक एरिया है फरगाना वैली के नाम से, तो ट्राई बॉर्डर एरिया बेसिकली, वो भी इसी तरह जिस तरह हमारा फाटा अनस्टेबल था, उसी तरह से वो एरिया अनस्टेबल था, और वहां से ये इमर्ज हुए टेररिस्ट उज़्बेक मिलिटेंट्स, एंड दे केम टू अफगानिस्तान आफ्टर 97, क्योंकि वहां पे जब रशिया की मदद से उन्होंने मारा इनको, तो दे केम टू अफगानिस्तान। जब 9/11 के बाद इनको यहाँ से मारा गया, तो दे केम टू पाकिस्तानी ट्राइबल एरिया साउथ वजीरिस्तान, और फिर साउथ वजीरिस्तान से भी इनको मारा गया, तो ये वापस फिर गए नॉर्थ वजीरिस्तान। इसको खैर हम अगली क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि पोस्ट 9/11 क्या रिलेशनशिप रहा और क्या सिचुएशन रही, व्हाट वाज पाकिस्तान रोल इन द पोस्ट 9/11 सिचुएशन, और उसको हम फिर अगली क्लास में इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी तक की अगर किसी को कोई क्वेश्चन है या कोई डिस्कशन पॉइंट है तो प्लीज यू कैन आस्क। थैंक यू। मुझे लगता है मैंने काफी हैवी कर दिया आज, शुरू में इतना हैवी नहीं करना चाहिए, बट एनीवेज अगर हमने पेस पकड़नी है तो थोड़ा सा हमें हैवी करना पड़ेगा चीजों को, ठीक है। तो आज का जो हमारा ओवरऑल लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया कि पोस्ट 1947 पाकिस्तान, किस तरह से पाकिस्तान ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को चूज किया,
एज देयर एलाई, और किस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने पाकिस्तान को चूज किया, क्या उनकी कन्वर्जेंस थी, क्या उनकी डाइवर्जेंस थी आपस में, क्या उनके ऑब्जेक्टिव्स थे दोनों के। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट जो सोवियत यूनियन का जो अफगानिस्तान में आना था, वहां पे पाकिस्तान ने क्या रोल प्ले किया, और किस तरीके से पाकिस्तान ने सोवियत यूनियन को वहां से विद द हेल्प ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अरब कंट्रीज एंड नाटो कंट्रीज, किस तरीके से वहां से उसको निकाला। और वो वहां से जब निकला तो उसके बाद तालिबान किस तरह इमर्ज हुए अफगानिस्तान में, और वहां पे उन्होंने इमर्ज होने के बाद क्या किया, उन्होंने अफगानिस्तान में कंट्रोल करके और उन्होंने शेल्टर दिया, एक सेफ हेवन बन गए वो मुख्तलिफ किस्म की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, स्पेशली अलकायदा हु केम टू अफगानिस्तान आफ्टर 97 98 फ्रॉम सूडान। और उससे पहले उन्होंने अलकायदा ने दुनिया में बहुत सारे इलाकों में अमेरिकन जो इंटरेस्ट थे उनके ऊपर अटैक कर चुके थे, जिसको हम अगली क्लास में वैसे डिस्कस करेंगे भी, या फिर जब हम अलकायदा का डिस्कस करेंगे तो उसमें हम डिस्कस कर लेंगे उसको। तो बेसिकली जब वो, और यही वो जगह थी 98 में 99 में जहाँ पे खालिद शेख मोहम्मद ने 19 जो टेररिस्ट थे उनको ट्रेन किया, उनको रिक्रूट किया, जिसमें से 15 जो थे वो सऊदीज थे जिन्होंने 9/11 बाद में अटैक किया, और 4 जो थे दे वर फ्रॉम यूएई, जॉर्डन एंड इजिप्ट। तो ये वो स्टार्ट था 9/11 की, जो जितनी भी प्लानिंग हुई वो 99 में अफगानिस्तान में हुई, और वहीं पे इन सबको ट्रेन किया गया, मोटिवेट किया गया, और इनकी जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह थी वो खालिद शेख मोहम्मद ने बियर की और उनको ट्रांसपोर्ट किया। एक्चुअली खालिद शेख मोहम्मद वाज द मास्टरमाइंड ऑफ 9/11। हम उसामा बिन लादेन का नाम लेके उसको कंफ्यूज कर जाते हैं। उसामा बिन लादेन वाज जस्ट अ सेरेमोनियल हेड ऑफ अलकायदा, और खालिद शेख मोहम्मद जो था, ही वाज द एक्चुअल यू कैन से पर्सन जिसने ये सारा जितना भी प्लान था 9/11 का, कि किस तरह से ये जहाज़ों को वहां से हाईजैक करेंगे और किस तरीके से किन किन एरियाज पे हिट करेंगे, ये सारी प्लानिंग जो थी ये खालिद शेख मोहम्मद की थी। और खालिद शेख मोहम्मद को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान ने पकड़ा। तो पाकिस्तान का जो रोल है इन द वॉर अगेंस्ट टेरर वो हम अगली क्लास में कवर करेंगे, पोस्ट 9/11 जो सिचुएशन है सारी, और उसको टिल 2020 तक उसको कवर करेंगे। उसके बाद फिर इसके ऊपर आपने एक अच्छा सा एक क्वेश्चन अपना बना लेना है, और उसको मैं आपको बताऊंगा तरीकाकार भी कि किस तरीके से आपने उसको कवर करना है। जो अच्छे नंबर लेने के लिए आपने कैसे एक क्वेश्चन को डेवलप करना है, ठीक है। तो पाकिस्तान अफेयर के अंदर मैं आपको अभी बता देता हूँ जल्दी से। पाकिस्तान अफेयर के अंदर आपने करना ये है कि आपने जो भी क्वेश्चन लेना है उसकी सबसे पहले आपने आउटलाइन बना लेनी है, और मैंने आपको जो तरीका बताया हुआ है आउटलाइन का वो रफ आपने पहले बनानी है क्वेश्चन पेपर की बैक साइड पे, लास्ट पे वो आप आउटलाइन बना लेंगे नीट एंड क्लीन, उसको फिर फ्रंट पे ले आएंगे, पहले पेज पे आपकी आउटलाइन आ जाएगी। उसके बाद फिर अगले पेज से आप शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन के साथ। तो पहला आ जाएगा आपका इंट्रोडक्शन, और उसके बाद फिर आप दूसरी हेडिंग डाल देंगे। अभी लिखना नहीं है, 4-5 लाइनें छोड़ के, 6 लाइनें छोड़ के नीचे दूसरी आपने हेडिंग डाल देनी है, और दूसरी हेडिंग डालने के बाद भी आपने 3-4 लाइनें छोड़ देनी है, और तीसरी हेडिंग से पहले आपने एक मैप बनाना है, ठीक है। आप अगर तो क्वेश्चन पाकिस्तान पे आया तो कोशिश करें पाकिस्तान का मैप बना दें, और उसके साथ उसके जो रीजनल कंट्रीज हैं उनका मैप आ जाएगा। ये मैप बहुत आसान होता है बनाना, ये कोई मुश्किल चीज नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करें थोड़ी सी, अगर आप अभी ये जो मैप है इसको लेके इसको देख कर ड्रॉ करेंगे तो यू विल बी एबल टू डू इट। अच्छा, ये मैं क्यों आपसे बनवाना जा रहा हूँ और क्यों ये इंपॉर्टेंट है। आउटलाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैप इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर बंदा ये नहीं करेगा, ये याद रखें। पेपर के अंदर हर बंदा ये चीज नहीं करेगा, ये वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स हैं जो आप करेंगे एंड यू विल गेट द गुड मार्क्स। एग्जामिनर इस चीज को नोट करेगा कि यार इस बच्चे ने देखो जबरदस्त किस्म का आउटलाइन डाली, जबरदस्त किस्म का इसने मैप बनाया और फैक्ट्स एंड फिगर्स लिखे। फॉर एग्जांपल मैंने आपको ये स्लाइड एक शेयर की हुई है, आप इसी को ड्रॉ कर सकते हैं और ये बड़ी आसान है। इसी को आप पेंसिल के साथ एक छोटा सा इसके अंदर स्केच लगा के आप इसको ड्रॉ कर दें और ऊपर लिख दें सिंपल कि जी पहला इरा, अगर क्वेश्चन इस पे आ जाता है फॉर एग्जांपल इस तरह का, तो आप लिख सकते हैं इसके अंदर कि जी फर्स्ट इरा में क्या क्या चीजें हमारी हुई, जिसके अंदर कंटेनमेंट ऑफ द सोवियत यूनियन है, अयूब खान का गोल्डन इरा है, सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस है,
और नीचे आप लिख सकते हैं डाइवर्जेंस किन किन एरियाज में हुई, U2 इंसिडेंट, आर्म एम्बार्गोज एंड न्यूक्लियर रिलेटेड सैंक्शंस। जो एग्जामिनर है वो लाजमी बात है, डेफिनेटली वो एक पढ़ा लिखा बंदा होगा और उसको ये सारी चीजें पता होंगी, बैकग्राउंड आइडिया होगा उसको। जब वो देखेगा ये चीज आपकी, स्मार्ट सा काम आपका देखेगा, ये हर कोई नहीं करेगा, ये आप करेंगे, तो देन यू विल गेट गुड मार्क्स। ठीक है, इसी तरह से एक नीचे इस तरह का टेबल बना हुआ है, इसको आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे आपको वैसे जेहन में आ जाएगा। जैसे ये एक बना हुआ है, ठीक है, इसके अंदर पूरा पोस्ट टू 1979 से लेके 2001 की जितनी कार्रवाई है, जितने बड़े बड़े इंसिडेंट्स हैं, जो जो बड़ी बड़ी चीजें हुई हैं, वो सारी इसके अंदर लिखी हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान ऑपरेशन साइक्लोन, एंटी सोवियत होली वॉर जो थी, जो भी था ऑपरेशन था, इट वाज लॉन्च्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड इट वाज लेड बाय नाटो कंट्रीज, मुस्लिम कंट्रीज, अफ्रीकन मुस्लिम कंट्रीज, और उसके बाद चाइना, जापान, ये सब ने मिलके कैपिटलिस्ट ब्लॉक ने लॉन्च किया किसके खिलाफ, सोवियत यूनियन के खिलाफ। तो एग्जामिनर को फौरन क्लिक कर देगा कि यार अच्छा ऑपरेशन साइक्लोन ये था। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान वाज अ फ्रंट लाइन स्टेट। अब ये छोटा सा वर्ड है और लेकिन इसके अंदर पूरी एक हिस्ट्री सम अप कर रहा है। पाकिस्तान वाज अ फ्रंट लाइन स्टेट, क्यों, व्हाई पाकिस्तान वाज अ फ्रंट लाइन स्टेट, बिकॉज वी वर शेयरिंग बॉर्डर विद अफगानिस्तान, 2400 किलोमीटर बॉर्डर वी वर शेयरिंग विद अफगानिस्तान, 1600 किलोमीटर हमारा सिर्फ फाटा का बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ। ऑटोमेटिकली वी वर द फ्रंट लाइन स्टेट। और हम लोग कहते हैं जी कि पाकिस्तान ने क्यों इस जंग में पार्टिसिपेट किया, क्यों अमेरिका को सपोर्ट किया, भाई कौन करता, पाकिस्तान वाज ऑन द फ्रंट लाइन स्टेट, पाकिस्तान बॉर्डर पे था, जो भी इसकी रिपरकशंस थी वो पाकिस्तान ने ही फेस करनी थी, गुड और बैड। तो ये पाकिस्तान एज अ फ्रंट लाइन स्टेट आ गया। पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम, ये शायद मैं आपको बताना भूल गया कि 1979 में जब आपके ऊपर से सैंक्शंस हटी सारी, और न्यूक्लियर वाली भी जो सैंक्शंस थी वो तो इन प्लेस थी, लेकिन पाकिस्तान खामोशी से न्यूक्लियर वेपन बनाता रहा और ब्लैक मार्केट के जरिए से वो चीजें लेता रहा। अब अमेरिकन CIA जो थी, उनके जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स अभी डीक्लासिफाइड इंट्रोड्यूस किए गए हैं और उन्होंने रिलीज किए हैं, उसके अंदर साफ अल्फाज में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर पाथ पे चल चुका है, और CIA को पता है कि वो पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, लेकिन उन्होंने अपनी आंखें बंद की हुई है जानबूझ के। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान वाज सपोर्टिंग देम इन द वॉर अगेंस्ट सोवियत यूनियन। तो पाकिस्तान ने 3 साल के अंदर न्यूक्लियर वेपन बना लिया, 79 से लेकर 82 तक अपने फर्स्ट न्यूक्लियर डिवाइस तैयार कर ली थी, और उसको अपने जो आपका फॉर्मूला था जो भी, उसको अपने कोल्ड टेस्ट किया सुपर कंप्यूटर्स के ऊपर। तो ये एक हेडिंग आपकी पूरी स्टोरी को डिटेल में बता देगी। 13,000 फौजी मरवा के निकला, उसके बाद स्टिंगर इफेक्ट, ये सारे जो ये छोटी छोटी मैपिंग है ना, ये वो टेक्निक्स हैं जो कि आपको आप में और दूसरे बंदे में फर्क पैदा करेगी। ठीक है, हर बंदे ने हो सकता है ये टेक्स्ट लिखा हो, लेकिन ये जो डिजाइनिंग की है, ये जो आउटलाइन होगी, ये हर बंदा नहीं करेगा। ये थोड़ी सी एफर्ट है जो आप कर सकते हैं और आपने ये करनी है। इनको नोट्स में जब आप बना लेंगे, ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस करेंगे, दोबारा आपको सारी याद हो जाएगी।